So now we would see the third kingdom named as fungi. अब फंगाई को आपको क्लासिफाई पहले वो टेबल में याद करो, वो आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोट्स में, मल्टी सेलुलर में। और इसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब ये पॉइंट को ध्यान में रखना, इसके लिए वो नॉन ग्रीन होता है। क्यों क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है? इसके लिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, यूकैरियोटिक है और हेट्रोट्रॉपिक है। अब जब उसके पास क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, वो खुद का खाना खुद बना ही नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग उसको हेट्रोट्रॉपिक बोल रहे हैं क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। सैप्रोट्रॉप्स है, मतलब डीकेइंग मैटर पे फीड करता है, सड़े हुए खाने से एब्जॉर्प्शन करता है। और इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से मेड है। अब ये काइटिन वर्ड आपने किधर सुना होगा? जो कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच का ऊपर वाले लेयर्स होते हैं, जो वॉल्स होते हैं, वो काइटिन के बने होते हैं और ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग सेलुलर शुगर होता है। और ये थ्रेड लाइक, मतलब जो कुछ होते हैं ना फंगाई, वो थ्रेड लाइक होते हैं और उनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है बेकर्स यीस्ट, एस्परजिलस। एस्परजिलस फंगस है, जो कॉर्न पे फंगस होता है उसको हम लोग एस्परजिलस बोलते हैं। मशरूम्स, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमने जब सबसे पहले एंटीबायोटिक्स आई थी, तो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही है। अभी हमने पूरे किंगडम्स का क्लासिफाई किया। हमने देखा कि हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई को, एनिमेलिया और प्लांट्स का आपको क्लासिफिकेशन है नहीं, सिर्फ आपको वो सेल वॉल वाला पॉइंट याद रखना है कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। दैट्स इट। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि टेल मी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ व्हिटाकर सिस्टम। अब ये आप भी सोच सकते हो कि उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता सकती हूँ कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज, मेरिट का ये पॉइंट है, द सिस्टम इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर ड्यू टू द फाइलोजेनेटिक प्लेसिंग एट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली। दैट्स ट्रू बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच एंड एवरीथिंग। The second is the prokaryotes are placed in individual kingdom. That's true. क्यों? देखो ना, prokaryotes को एक अलग ही kingdom बना दिया गया। And fungi are placed in a separate kingdom due to its characteristics. It's true because it is multicellular. उसके अंदर unicellular भी नहीं थे। And kingdom protista contain all unicellular eukaryotes. And that's also true ना कि unicellular के जितने भी हो protista में आते हैं। अब demerits क्या है कि द हायर किंगडम डज नॉट इंक्लूड सिंगल एंसेस्टर। उनके डिफरेंट जब आप प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ोगे ना, तब आपको ये पॉइंट समझेंगे। वायरस को कहीं क्लासिफाई नहीं किया इन लोग ने। और द किंगडम प्रोटिस्टा वाज नॉट क्लासिफाई एज इट कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद अ सेल वॉल एंड विदाउट अ सेल वॉल। सो ये मैंने कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। आप भी सोच सकते हो कि उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स कौन से हो सकते हैं व्हिटाकर सिस्टम में। अब हम आगे देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। उसका भी क्लासिफिकेशन व्हिटाकर सिस्टम से काफी सिमिलर है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, अब तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए होंगे ये वर्ड से। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगाई और एल्गी। अब ना मैं आपको ये क्लासिफिकेशन जो आप लोग ध्यान में रखो। अब ये साइजेस हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके साइजेस बहुत छोटे होते हैं। मतलब ऐसे कुछ तो ऐसे होते हैं जो आप लोग नॉर्मल आंखों से हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आप ये कन्वर्जन याद रखो, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। और हम लोग अभी देखने वाले हैं बैक्टीरिया की कुछ शेप्स। बैक्टीरिया बहुत वर्सेटाइल है उनके नेचर में एज वेल एज शेप में, तो हम कुछ शेप देखने वाले हैं बैक्टीरिया के। अब ये सर्क्यूलर है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोकस। ये थोड़ा सर्क्यूलर भी है साइड से, बट थोड़ा इलोंगेटेड भी है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कोकोबैसिलस। ये पूरा इलोंगेटेड है, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं बैसिलस। ये कॉमा शेप है तो इसको हम लोग बोलते हैं विब्रो। और ये वाला इधर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये थोड़ा ना स्पाइरल शेप है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं स्पाइरुलियम। सो दैट्स इट आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए।
अब हम देखने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पहले क्लासिफिकेशन का पार्ट, दैट इज बैक्टीरिया। अब पहले हम लोग साइज की बात करते हैं। साइज इज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अब मैंने बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रोमीटर। सो आप देखो कि 10⁻6 टू 10⁻⁻9 इसका ये हो गया, तो -8 ये इनका साइज मीटर। तो अब सोचो ये कितने छोटे हैं। फिर अब एज द क्लासिफिकेशन से हम देखते हैं, ये यूनिसेलर में प्रोकैरियोटिक में आते। तो प्रोकैरियोटिक है तो मतलब क्या है कि सेल जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, जेनेटिक मटेरियल सेफ नहीं है। फिर ये यूनिसेलर है, सिंगल सेल है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कभी कभी इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, कभी कभी नहीं होता। पैरासाइटिक है, मतलब दूसरों पे डिपेंड, कोई ऑर्गेनिज्म है इस पे से ये न्यूट्रिशन लेता है। अब इसका थर्ड पॉइंट से रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रुको, पहले हम लोग ये 4th पॉइंट देख लेते हैं कि फेवरेबल कंडीशन होती है ना अगर रिप्रोडक्शन की, तो ये अपना नंबर डबल कर देते हैं विद इन 20 मिनट्स। मतलब 20 मिनट्स में इफ इट इज 1 तो वो 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ऐसे। अभी मैं आपको सिंपल बाइनरी फिजन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, बाइनरी फिजन पता है क्या होता है? समझ लो ये एक सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल का पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का, उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मतलब समझ लो ये तो ऐसे एक ब्रिज फॉर्म होने लगता है, और उसके बाद ये 2 इंडिपेंडेंट सेल बन जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप पे पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के बाद होता है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और फिर 2 अलग सेल फॉर्म हो जाते हैं। नाउ वी विल सी द सेकेंड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम एज प्रोटिस्टा, जो यूकैरियोट्स के यूनिसेलुलर में आता है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां ही पता चल गई। अब इनका साइज होता है 200 μm, मतलब 200 इंटू 10⁻⁻6 विच इज 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब ये मिले जाते हैं सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। इसके लिए उनको हम लोग पैथोजेनिक बोलते हैं। इफ समथिंग इज फाउंड इन अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैथोजेनिक। यूनिसेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। ग्रेट वेरिएशन दिखाते हैं। वेरिएशन किस चीज में दिखाते हैं? जैसे कि अपने न्यूट्रिशन में, उनके हैबिटेट में, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर में, लोकोमोशन के ऑर्गन्स में, ये सब बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे अडेप्ट हो रहे हैं। पहले बहुत बेसिक्स थे, अब थोड़े से एडवांस हो गए। इसके लिए रिप्रोडक्शन होता है बाय सिंपल सेल डिवीजन, और इनके एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामेशियम, जो मोस्टली डर्टी वाटर में मिले जाते हैं। सेकेंड इज एंटीमीबा हिस्टोलिया। 4th इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिससे मलेरिया होता है। और यूग्लिना एक ऑटोट्रॉप है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं फंगाई। अब फंगाई का साइज रेंज है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। अब ये कन्वर्जन आप लोग ट्राई करो। उसके बाद ये मल्टी सेलर भी होते हैं और कुछ यूनिसेलर होता है। जो मल्टी सेलर होता है ना, वो नेकेड आइज से विजिबल होते हैं, मतलब नॉर्मल आंखों से आप देख सकते हो उनको। यूकैरियोटिक होते हैं, इसका मतलब भी आपको पता होगा। सैप्रोट्रॉपिक मतलब कि ये डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करते हैं, डेड बॉडीज से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। सेक्सुअली ये डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन से, और एसेक्सुअली बाय बडिंग। इनके एग्जांपल्स है बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा और मशरूम। इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर दिस किंगडम। आईवी भी इज वेरी मच अ काइंड ऑफ सिमिलर, आप बोल सकते हो। साइज रेंज इज एज सेम एज फंगाई। ये मोस्टली इक्वेटिक होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं,
ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं मतलब ये ऑटोट्रॉप से, ये खुद का खाना खुद से बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इट इज वेरी सिंपल कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसके लिए वो खुद से अपना खाना बना रहा है, इसके लिए हम इसको ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल फ्लोरेरा और क्लेमेडोमोनास है। क्लेमेडोमोनास का कप शेप होता है। और इसके अंदर ना एक और बात है कि जो मोस्टली बहुत कम ऐसे होते हैं जो हमको विजिबल अपने नेकेड आइज से दिखते नहीं है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हमको हमारे नेकेड आइज से दिख जाते हैं। नाउ वी आर गोना सी द फिफ्थ, दैट इज वायरस। वायरस को किसी ने क्लासिफाई ही नहीं किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आप लोग पैंडेमिक के माहौल में तो जानते होंगे कि वायरस ने कैसा तहस नहस मचाया और कोरोना वायरस ने कैसे लोगों को इन्फेक्ट किया। सो लेट अस सी। इसका साइज रेंज है 10 रेस नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मतलब सोचो कितना छोटा है। इसका भी कन्वर्जन आप लोग ट्राई करो। आप पता है वायरसेस है ना, इनको हम लोग कंप्लीटली लिविंग भी नहीं बोल सकते, कंप्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। एक्चुअली दे आर लिविंग एट द एज ऑफ नॉन लिविंग, मतलब वो लोग नहीं है एकदम कंप्लीटली, यू कैन से। इस पे बहुत डिबेट भी हुआ था एक टाइम पे। इनका साइज बहुत छोटा होता है, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। इसके लिए हम लोग इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है। दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए और आरएनए। अब जैसा आपको पता है डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल, जैसे हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वैसे वायरसेस में भी डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। दोनों साथ में कभी नहीं होंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कोड होता है इनके साथ। अब डीएनए इन्फेक्ट कैसे करते हैं? तो डीएनए ना हमेशा लिविंग सेल में ही पाए जाते हैं। लिविंग सेल से वो लोग प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास खुद का प्रोटीन होता है और विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल वो ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। और जब ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगा, जो होस्ट सेल की इन्होंने हेल्प की थी उसको ही मार डालेंगे और नए सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। ऐसे आप कोरोना वायरस को भी लिंक कर सकते हो कि उन लोग कैसे इन्फेक्ट करते होंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, ह्यूमन में पोलियो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एचआईवी तो आपको पता है एचआईवी की अब तक कोई दवाई नहीं आई है। कैटल में पिकोरोना वायरस है, प्लांट्स में टमाटो वायरस है, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज है। ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जिन्होंने हम लोग को काफी ज्यादा इन्फेक्ट किया है। सो वायरसेस को कोई कैटेगरी में लिंक नहीं किया है, लेकिन तभी भी वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वर्ल्ड को काफी ज्यादा डिस्टर्ब रखते हैं। थैंक यू।